नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है एकेएस क्लासेस में। कैसी लगी पिछली क्लास? कुछ समझ में आया? आना ही चाहिए। बहुत ही अच्छे ढंग से हमने पिछले पार्ट का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने शेष 3 विदेशी वंश जो थे, जो फॉरेन डायनेस्टियाँ थी इंडिया में, डायनेस्टीज जो थी, उनका अध्ययन कर चुके हैं। एक चौथा बचा है जो शेष है, कुषाण वंश। कुषाण ना, उसके बाद अपन जो इंडिया के रूलर थे, भारतीय शासक थे, इंडियाज रूलर, उनको भी अध्ययन करेंगे। जो ब्राह्मण डायनेस्टी थी, ब्राह्मण वंश थे, उनका अध्ययन बाद में करेंगे। इनके बाद तो अन्य कोई बात किए, सीधे कुषाण वंश पर चलते हैं। कुषाण डायनेस्टी जो है मित्रों, ये 2 अन्य नामों से भी जानी जाती है। 2 अन्य नाम कौन से हैं? एक तो यूची जनजाति या कहें तोखरी जनजाति। यूची जनजाति या कहें तोखरी जनजाति, याद रखिएगा, ठीक है। यूची जनजाति क्यों कहते हैं? यूची जो ट्राइब थे, क्या यूची ट्राइब जो थे, ये ऐसा क्यों कहते हैं इनको? दरअसल जो ये कुषाण लोग थे, कुषाण के लोग थे, कुषाण वंशीय, ये इनका जो मूल स्थान है, नेटिव प्लेस जो है, वो है कहाँ? ये मध्य एशिया में, सेंट्रल एशिया में। कहाँ? पश्चिम चीन, वेस्ट चाइना में इनका निवास स्थान था पहले। बात को समझिएगा। तो वहां पे इनको ये यूची जनजाति, यूची ट्राइब के थे, ठीक है, इससे बिलोंग करते थे। अब क्या हो गया वहां पे कि जो यूची कबीला था या जनजाति थी या ट्राइब्स थे, वो क्या हो गए कि 5 कुलों में बंटवारा हो गया इनका। यूची ट्राइब्स का, यूची कुल का 5 कुलों में, कबीले का 5 कुलों में बंटवारा हो गया। यूची ट्राइब डिवाइड इनटू 5 क्लैन, ठीक है। अब बात ये हो गई कि एक कुल कहाँ गया, अब वहां से चलने भी लगे। तो एक कुल निकल लिया अफगानिस्तान की ओर। अफगानिस्तान में बैक्ट्रिया में जाते हैं। कहाँ? बाकी शेष जो 3 कुल है उनको छोड़ दीजिए, उनको नहीं पढ़ना। कहाँ गए, क्या किए, हमसे नहीं मतलब। हमसे जिसको मतलब है, मूल है वो जो तिब्बत में आते हैं। तो जो तिब्बत में आए मित्रों, तो तिब्बत में आ गए। तो तिब्बत में इस वंश की स्थापना किसने की? कुषाण वंश की, कुषाण डायनेस्टी की। वो उनका नाम था तिब्बत में कुजुल कड़फिसेस। आपसे एक प्रश्न पूछेगा कि कुषाण वंश के संस्थापक का नाम क्या है? फाउंडर ऑफ द कुषाण डायनेस्टी कौन है? कुजुल कड़फिसेस। याद रखिए, कुजुल कड़फिसेस, ये तिब्बत में स्थापित कर दिए। इनके बारे में 2 लाइन और जान लीजिए। कुजुल कड़फिसेस ने कौन सा उपाधि लिया, कौन सी टाइटल ली? वो था महाराजाधिराज। अब आप सोचेंगे, ठीक है, तो महाराजाधिराज की ये टाइटल ले लिए, बहुत अच्छी बात है। इनका जो धर्म था, ये किस धर्म के अनुयायी थे, किस धर्म को मानते थे, किस धर्म के फॉलोअर्स थे? बौद्ध धर्म के, ठीक है, बौद्ध रिलीजन के। तांबे के सिक्के भी जारी किए इनने, कॉपर कॉइन इनने इशू किए, याद रखिएगा, ठीक है। कुजुल कड़फिसेस की बात हो गई। अब बात करते हैं कि भारत पर इसका शासन कैसे आया, कुषाण वंश का। तो याद रखिएगा, भारत पर जो आक्रमण किया, ये जो तिब्बत के ही कुषाण थे, तिब्बत के कुषाणों ने ही भारत पर आक्रमण किया। तो क्या प्रश्न उठता है कि कुजुल कड़फिसेस ने किया? जी नहीं, कुजुल कड़फिसेस भैया ने तो तिब्बत में कुषाण डायनेस्टी की स्थापना कर दी, फाउंडर कहला गए, संस्थापक कहला गए। लेकिन इनके बाद जो शासक आता है, जो रूलर आता है इस डायनेस्टी का, इस वंश का, तिब्बत में, उसका नाम था विम कड़फिसेस। विम कड़फिसेस, इसको कभी कभी कड़फिसेस द्वितीय भी कहते हैं। क्या? कड़फिसेस सेकंड भी कह देते हैं। इसी ने भारत पर सबसे पहले कुषाण वंश की ओर से, कुषाण डायनेस्टी की ओर से अटैक किया, आक्रमण किया। कौन था? विम कड़फिसेस। इसी ने भारत के अंदर कुषाण वंश की स्थापना का संस्थापक, रियल फाउंडर माना जाता है। वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है भारत में? वो विम कड़फिसेस था, याद रखिएगा। लेकिन जो मेन फाउंडर था, जो बेसिक रूप से उसने स्थापना की, वो कुजुल कड़फिसेस था। हालांकि इसने तिब्बत में की थी। प्रश्न यहीं से आएगा और इसी का यही उत्तर होगा। लेकिन जब आपसे प्रश्न पूछे कि या तो भारत में, या प्रश्न पूछे कि वास्तविक संस्थापक कौन था, रियल फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी, तो वो विम कड़फिसेस भैया जी थे।
ठीक है। इनके बारे में जानिएगा, इनने कौन सी उपाधि ली थी? इनने महेश्वर की उपाधि ली थी, महेश्वर का टाइटल लिया था। ये शैव धर्म के अनुयायी थे। देखिए कितना अंतर है। तिब्बत में आप जानते हैं बौद्ध धर्म ज्यादा प्रचलन है, तो कुजुल कन्फ्यूशियस ने बौद्ध धर्म को फॉलो किया, ठीक है, जबकि भीम कन्फ्यूशियस ने शैव धर्म को अपनाया। ठीक है, शैविज्म जो था शैव धर्म का ये वर्शिपर था। अच्छा, कुजुल कन्फ्यूशियस ने तांबे के सिक्के जारी किए थे, लेकिन विम कन्फ्यूशियस ने तांबे यानी कॉपर के साथ सोने अर्थात गोल्ड के भी सिक्के जारी किए थे। लेकिन किस लिपि में? वो थे यूनानी एवं खरोष्टी स्टाइल के, यूनानी एवं खरोष्टी स्क्रिप्ट के इनने सिक्के क्वाइन इशू किए थे। ठीक है, बस इनके बारे में इतना ही जानना है। जिसको पढ़ना है वो कनिष्क के बारे में जानते हैं। ये कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था, मोस्ट एनर्जेटिक रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। ठीक है, इसकी जो राज्यारोहण की तिथि है, जो डेट है, जो कोरोनेशन की जो इसकी डेट है वो कौन सी है? वो है 78 AD, 78 AD। एनोडोमिनी किस शब्द का है? किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। तो एनोडोमिनी जो है अर्थात 78 AD या कहीं 78 ईस्वी को इसका कोरोनेशन होता है, राज्याभिषेक होता है, राज्यारोहण होता है। ये जो डेट है ये एक महत्वपूर्ण डेट है, क्योंकि 78 ईस्वी को ही शक संवत का प्रारंभ हुआ था। किस शक शासक ने शक संवत को प्रारंभ किया? ऑप्शन देता हूं आपको, रुद्रदामन, चेस्टन, दो ही दूंगा, इतने में बता दीजिए। तो शक संवत का प्रारंभ भी अर्थात शक ईरा बोले या ईयर बोले वो 78 AD था, और भारत सरकार है इसी संवत का प्रयोग करती है, याद रखिएगा, शक संवत का। अब दो और पढ़ लेते हैं, रिवीजन करवा देता हूं। विक्रम संवत को मालव संवत भी कहते हैं। विक्रम संवत या मालव ईरा जो है कब प्रारंभ हुआ? 58 AD, 58 ईस्वी में। ठीक है, गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ? गुप्ताजियर वो था 319 AD, 319 ईस्वी में। किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने इसे प्रारंभ किया, स्टार्ट किया। ठीक है, कनिष्क ने जो फर्स्ट कैपिटल बनाई, राजधानी बनाई, किसे बनाई थी? पुरुषपुर को। पुरुषपुर का लेटेस्ट नाम, वर्तमान जो नाम है वो पेशावर है, पाकिस्तान में है ये जिला। दूसरी राजधानी, दूसरी कैपिटल मथुरा को बनाई थी। बस बात खत्म। दो अभिलेख के बारे में जानिए थोड़ा सा। सारनाथ का बौद्ध अभिलेख, सारनाथ का जो बुद्धिस्ट इंस्क्रिप्शन है, जो बुद्धिस्ट रिकॉर्ड है, वो लगभग 81 AD का है, 81 ईस्वी का है। इसके बारे में खास बात यह है कि ये पहले मथुरा में था। इन द टाइम ऑफ कनिष्क के समय क्या होता है कि मथुरा से इसे सारनाथ ले जाया जाता है। बस इसके बाद दूसरा अभिलेख है रबतक अभिलेख। रबतक अभिलेख है कहाँ? मिला कहाँ? अफगानिस्तान में। तो रबतक जो इंस्क्रिप्शन है इसमें 4 शहरों को उल्लेख है, 4 शहरों का उल्लेख किया गया है, जिसके नाम है साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा। चंपा है कहाँ था ये बताएंगे आप। अच्छा, कनिष्क जो था मित्रों ये आर्ट लवर था, आर्ट लवर अर्थात कला का प्रेमी था। अच्छा, इस बात की पुष्टि कैसे होती है, ये बात कैसे वेरीफाई होती है कि ये कला का प्रेमी था? क्योंकि इसी के समय क्या हुआ, इन द रेन ऑफ कनिष्क के शासन काल में ही मूर्ति निर्माण की 2 शैलियों का जन्म होता है। मूर्ति निर्माण की 2 शैलियों का जन्म होता है, टू स्टाइल। किसकी 2 शैलियां? किसकी? मूर्ति निर्माण की। ठीक है, स्टैचू बनाने की जो कला थी, 2 शैलियां थी। कौन सी? गांधार कला और मथुरा कला। गांधार आर्ट बोले या गांधार स्टाइल बोले, मथुरा कला या मथुरा स्टाइल। ठीक है, अर्थात मथुरा कला या मथुरा शैली। ठीक है, इन दोनों शैलियों का प्रादुर्भाव जन्म में होता है। पहले के बारे में बात करते हैं, गांधार कला, गांधार आर्ट या गांधार शैली स्टाइल, इसके बारे में बात करूंगा। इसके 4 अन्य नाम हैं, जैसे इसे इंडो ग्रीक शैली भी कहते हैं, इंडो ग्रीक स्टाइल, इंडो ग्रीक शैली भी कहते हैं, एवं अन्य नाम ग्रीक बुद्धिस्ट शैली।
ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ग्रीक रोमन शैली स्टाइल, यूनानी बौद्ध शैली, यूनानी बौद्ध स्टाइल, ये इसके अन्य नाम है, इन नामों से ये जानी जाती है, ठीक है। यहां से प्रश्न क्या पूछे जाते हैं कि इस शैली में किस किस प्रकार के पत्थर प्रयोग किए गए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसमें काले, ब्लैक, नीले, ब्लू, हरे, ग्रीन एवं स्लेटी पत्थर, स्लेटी पत्थर मतलब ग्रे स्टोन, इन टाइप के पत्थरों का प्रयोग गांधार आर्ट में, गांधार कला में प्रयोग किया गया है। ये पत्थर बहुत महत्वपूर्ण है, काले, नीले, हरे, स्लेटी, ठीक है। अब अन्य एक चट्टान का भी प्रयोग किया गया है। जैसे मूर्तियों को बनाने के लिए चट्टान चाहिए ना, अब इतनी बड़ी बड़ी 20-20 फुट 30-30 फुट की यदि मूर्तियां बनानी है तो चट्टानों को काटकर ही बनाया जाएगा। वो चट्टान कैसी थी, उन चट्टानों में पत्थर जो यूज किए गए कैसे किए गए, काले, नीले, हरे, स्लेटी, ग्रे कलर, जबकि जो चट्टान थी वो कैसी थी, वो थी हरित स्तरित या शिष्ट चट्टान। शिष्ट चट्टान को कायांतरित चट्टान भी कहते हैं, शिष्ट चट्टान को कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक या कहें शिष्ट चट्टान या कहें कायांतरित चट्टान, इस चट्टान का प्रयोग किया गया है। मित्रों, गांधार कला के बारे में कहा जाता है, गांधार आर्ट के बारे में, कि इसमें यूनानी देवता अपोलो की नकल की गई है। यूनानी देवता, जो यूनानी गॉड थे, ग्रीक गॉड कौन थे, अपोलो, अपोलो की इसमें कॉपी की गई है, नकल की गई है, ऐसा कहा जाता है। इसमें एक और खास बात भौतिकता का पुट है। अच्छा, गांधार कला में भौतिकता का पुट है, जबकि मथुरा कला भी बताऊंगा उसमें आध्यात्मिकता का पुट है। बात को समझिएगा, भौतिकता मतलब जो हम लोग जी रहे हैं इसी संसार में रहकर ईश्वर की सत्ता को माना ही न जाए, ऐसा कह लीजिए, ठीक है। मतलब अपनी सुख सुविधा देखना है, यही है भौतिकता, ठीक है। अपने आनंद के लिए किया गया कार्य ही भौतिकता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। भौतिकता का पुट है, ठीक है, भौतिकता का पुट है। और जो मथुरा कला है, मथुरा आर्ट है, उसमें आध्यात्मिकता का पुट है, ठीक है। भौतिकता को इंग्लिश में कहते हैं मटेरियलिज्म, इंग्लिश में बोलते हैं भौतिकता को, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब हम थोड़ा सा गांधार कला के बारे में और भी जानेंगे, ठीक है। गांधार कला के बारे में जान लीजिए, इसमें बुद्ध एवं बोधिसत्वों की मूर्ति बनाई गई है। बुद्ध कौन है, भगवान बुद्ध। बोधिसत्व क्या है, ये प्रश्न है आपके लिए, बताएंगे। इसमें इनकी स्टैचू बनाई गई है, मूर्तियां। याद रखिए, गांधार कला में मित्रों बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां बनाई गई हैं। मोस्ट स्टैचू ऑफ द बुद्धा किसमें बनाई गई हैं, गांधार आर्ट में। लेकिन जो पहली मूर्ति बनाई गई थी बुद्ध की, वो किस कला से संबंधित थी, वो किस कला से बनाई गई थी, वो मथुरा शैली में बनाई गई थी। अर्थात भगवान बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्ति या कहें भगवान बुद्ध की जो सबसे पहली मूर्ति थी वो किस कला में बनी, मथुरा कला में। जबकि सर्वाधिक मात्रा में जो मूर्ति बनी वो थी गांधार कला में। गांधार कला खत्म, अब आगे बात करते हैं मथुरा कला की, ठीक है। तो लाल बलुआ पत्थर, रेड स्टोन और सैंड स्टोन, बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। तीनों धर्मों से संबंधित रिलेटिव स्टैचूज, मूर्तियों का निर्माण किया गया, ठीक है। आध्यात्मिकता का पुट है। गांधार शैली में क्या था, भौतिकता का पुट था, इसमें आध्यात्मिकता का पुट है, जिसे स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी कहते हैं भौतिक आध्यात्मिकता का पुट, ठीक है। प्रथम सदी में, याद रखिएगा, भगवान बुद्ध की पहली मूर्ति किस शैली में बनी, तो वो मथुरा शैली में थी। फर्स्ट स्टैचू ऑफ बुद्धा किस स्टाइल में बनी, मथुरा शैली में। इस प्रकार बुद्ध की सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति जो है वो मथुरा शैली की है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में जो मूर्तियां बनी हैं, मोस्ट स्टैचू ऑफ द बुद्धा, तो वो गांधार शैली में बनी है, गांधार आर्ट में, ठीक है। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि कुषाण वंश में ही कनिष्क के समय, इन द टाइम ऑफ कनिष्का, तो क्या होता है कि भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ होता है, ठीक है। किसका प्रारंभ होता है, आइडल या कहें स्टैचू वर्शिप हैज स्टार्टेड, ठीक है। जो स्टैचू होती हैं उनकी वर्शिप करना या पूजा करना, ये जो प्रथम साक्ष्य मिला मूर्ति पूजा का, वो इसी शैली से मिला। अर्थात
कुषाण वंश के समय, कनिष्क के समय ही भारत में मूर्ति पूजा का प्रचलन स्टार्ट हुआ। ठीक है, चलिए ये बात हो गई दो शैलियों की, यहाँ पे हमने बता दिया क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कभी मुख्य परीक्षा में भी दोनों शैलियों के बारे में। ठीक है, आगे बात करते हैं। विद्वान संरक्षक, कनिष्क जी विद्वान संरक्षक भी थे, अर्थात पैट्रॉन ऑफ द स्कॉलर्स। ठीक है, विद्वानों के संरक्षक थे। कैसे? इनके राज्यसभा में 9 विद्वान रहते थे, 9 विद्वान, 9 स्कॉलर्स। उन्हें नवग्रह कहा जाता था। उनके सम्मिलित रूप को क्या कहते थे? नवग्रह। जैसे 9 ग्रह होते हैं ना, सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र, राहु, केतु ठीक है, बहुत सारे होते हैं, वो उसी प्रकार है। ठीक है, नवग्रह उन्हें भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे इनके राज्यसभा में 9 विद्वान थे, 9 विद्वानों के सम्मिलित रूप को नवग्रह की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, जैसे राजकवि कौन थे? पोएट ऑफ स्टेट या कहें कोर्टली पोएट, दरबारी कवि, वो कौन थे? अश्वघोष। राज्य वैद्य कौन थे? फिजिशियन कहें या कहें डॉक्टर, कौन थे? चरक जी थे। तो आपके लिए एक प्रश्न है कि अवंती के राजा चंड प्रद्योत को पीलिया पांडु रोग के इलाज के लिए जीवक को भेजा, तो जीवक किसके दरबारी राजवैद्य थे? आपका उत्तर होगा, आप ही बताएंगे। तो पुरोहित कौन थे? पुरोहित कहें या पंडित या कहें न्याय विभाग जो है, न्याय विभाग का प्रधान भी कह सकते हैं, लेकिन सर्वोच्च प्रधान राजा ही था। तो पुरोहित संघरक्ष थे। कौन? संघरक्ष। अन्य भी दरबारी थे, कोटली थे। कौन कौन से? वसुमित्र जी, नागार्जुन एवं पार्श्व, ये सभी क्या हैं? इनके विद्वान थे, इनके दरबार में रहते थे, कोर्ट में रहते थे। थोड़ा सा इन दोनों के बारे में जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन जी के बारे में जानते हैं। नागार्जुन के बारे में आप जान लीजिए, ये कनिष्क के दरबारी थे, है ना, कनिष्क के कोटली थे, कोटली ऑफ दी कनिष्क। कोटली मतलब दरबारी, कोर्ट मतलब दरबार। इनने एक पुस्तक की रचना की, एक बुक लिखी जिसका नाम है माध्यमिका सूत्र। माध्यमिका सूत्र एक पुस्तक लिखी, किसने? नागार्जुन जी ने। इसी पुस्तक में नागार्जुन जी ने सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत? सापेक्षवाद का, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविज्म। प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविज्म ये किस पुस्तक में है? माध्यमिका सूत्र में सापेक्षवाद का सिद्धांत किसने दिया? नागार्जुन ने। ठीक है, इन्होंने एक और सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे शून्यवाद कहा जाता है। क्या? शून्यवाद का इन्होंने, नागार्जुन ने कनिष्क के समय नागार्जुन चीन जाते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अब ये प्रश्न उठता है, बौद्ध धर्म क्यों? क्योंकि अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन और पार्श्व ये बौद्ध दार्शनिक थे, बौद्ध विद्वान थे, है ना, बौद्ध स्कॉलर्स थे, बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे। अश्वघोष की बात करूं तो अश्वघोष ने महाविभाष सूत्र की रचना की। महाविभाष सूत्र की रचना करते हैं मित्रों। ठीक है, महाविभाष सूत्र की रचना की किसने? अश्वघोष ने महाविभाष सूत्र की रचना की। ये बौद्ध ग्रंथ अर्थात त्रिपिटकों पर टीका लिखा इन्होंने, भाष्य लिखा। ठीक है, महाविभाष सूत्र जो है त्रिपिटकों पर टीका है। त्रिपिटक है क्या? बताइएगा, बौद्ध ग्रंथ से संबंधित क्या है? अच्छा, इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, डिक्शनरी। किसकी डिक्शनरी? बुद्धिस्ट रिलीजन का। ठीक है, बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है महाविभाष सूत्र। ये त्रिपिटकों पर टीका। अब त्रिपिटक है कौन कौन से ये जान लीजिए। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक, तो विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगीति में होती है, जबकि तीसरे पिटक अभिधम्म पिटक की रचना ये तीसरी बौद्ध संगीति में होती है, थर्ड बौद्ध संगीति में होती है, जिसके रचयिता जिसके मोगलीपुत्तिस। अच्छा, ये बात हो गई त्रिपिटक की। ठीक है, अन्य अश्वघोष ने अन्य पुस्तकें भी लिखी हैं, जैसे बुद्ध चरित्र, सारिपुत्र प्रकरण एवं सौंदरानंद। ये अश्वघोष की बात हो गई भैया।
अब आगे बात करते हैं मित्रों, कनिष्क के धर्म के बारे में थोड़ा जानते हैं, रिलीजन, या अप्रत्यक्ष रूप से ये कहे कि बौद्ध धर्म का ही सब कुछ यहाँ पे रहा है बोलबाला। कनिष्क के समय ही चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। फोर्थ कॉन्ग्रेगेशन जो होता है किसका, बौद्ध धर्म का, ठीक है। तो बौद्ध संगीति चतुर्थ जो होती है कनिष्क के समय होती है। कहाँ होती है, कुंडलवन में। कुंडलवन कहाँ, कश्मीर में है, ठीक है। विभाजन इसी के समय, कनिष्क के समय ही इसी चतुर्थ बौद्ध संगीति में, जिसके अध्यक्ष अश्वघोष होते हैं, याद रखिएगा, जो चेयरपर्सन होते हैं कौन, अश्वघोष। तो बौद्ध धर्म का दो भागों में विभाजन होता है, ठीक है, डिवीजन हो जाता है बौद्ध धर्म का दो शाखाओं में, दो ब्रांचेस में, हीनयान, महायान। ये दोनों बौद्ध धर्म के ब्रांचेस थे, शाखाएं थी, ठीक है मित्रों। कनिष्क जो था महायान संप्रदाय का, महायान रिलीजन का क्या था, अनुयायी था, फॉलोअर्स था, ठीक है। आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि कौन निम्नलिखित में से कौन सा शासक महायान संप्रदाय का फॉलोअर्स था, अनुयायी था। तो मुझे तो अभी दो ही याद हैं, आपको आगे चर्चा होगी तो मिलते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले तो कनिष्क, दूसरा हर्षवर्धन, वर्धन वंश का राजा हर्षवर्धन। ये दोनों महायान संप्रदाय के फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे, ठीक है। कनिष्क ने मित्रों राजधानी पेशावर में, पेशावर का दूसरा नाम पुरुषपुर, तो राजधानी पेशावर में कनिष्क चैत्य का निर्माण करता है। किसका क्या कंस्ट्रक्ट करवाता है, कनिष्क चैत्य, जिसका दूसरा नाम संघाराम है। क्या, संघाराम। कहाँ है, पेशावर में। यहीं पे इसी के पास ही, कनिष्क चैत्य के पास ही 400 फीट का अर्थात 13 मंजिल का एक टावर बनवाता है। 400 फीट का अर्थात 13 मंजिल का एक टावर बनवाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और एक चीज, कनिष्क के जो निर्माण का वास्तुकार हैं, कनिष्क चैत्य के वास्तुकार हैं, आर्किटेक्ट जो हैं वो आंग्लिस हैं। कौन, आंग्लिस है। मित्रों कनिष्क ने कश्मीर में एक नगर बसाया जिसका नाम था कनिष्कपुर, अपने नाम के आधार पर ही, ठीक है। दूसरा, तक्षशिला में सिरकप नामक नगर बसाया था। कौन सी सिटी, सिरकप सिटी। किसने बसाई, कनिष्क ने। कहां बसाई, तक्षशिला में। मित्रों तक्षशिला में ही, मित्रों कनिष्क के समय ही तक्षशिला में चीर तोपे स्तूप का निर्माण होता है, ठीक है। चीर तोपे स्तूप का निर्माण कनिष्क ने तक्षशिला में करवाया, या उसके समय में होता है। याद रखिए कनिष्क के समय ही मित्रों बामियान में, कहा, बामियान में, ये कहां है, अफगानिस्तान में था। यहां पर बौद्ध प्रतिमा का निर्माण होता है इसी के समय। किसके, मित्रों कनिष्क इतना महान था, आप यहां से समझिएगा कि कनिष्क ने प्रथम अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की नींव डाल दी। प्रथम अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना अर्थात इस्टेब्लिश फर्स्ट इंटरनेशनल एम्पायर, वह कौन सा शासक था, वह एकमात्र कुषाण वंश का, कुषाण डायनेस्टी का जो शासक था, रूलर था, वो कनिष्क था। इतना महान। चीन, खुरासान, सिंध, जिसमें सिंध में पाकिस्तान, अफगानिस्तान आता है, कोंकण, दक्षिण में, साउथ में कोंकण तक, इधर बंगाल तक, मतलब इतना विस्तृत था। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, सब कुछ में जो भी आज वर्तमान में है देश, कंट्रीज, उनमें इसका अधिकार था, आधिपत्य था, ठीक है। तो ये बात हो गई कनिष्क की, ठीक है। अब कनिष्क की बात खत्म करते हैं। कनिष्क के बाद जो शासक होता है वो होता है वशिष्ठ। कौन, वशिष्ठ। वशिष्ठ के बाद हुविष्ठ, हुविष्ठ के बाद कनिष्क द्वितीय, कनिष्क सेकंड होता है। कौन होता है, कनिष्क, क्योंकि ये कनिष्क फर्स्ट था, कनिष्क फर्स्ट था, फिर दूसरा उसी नाम का हुआ तो सेकंड लगा दिया। द्वितीय ने, इसकी खास बात यह है कि इसने सीजर व कैसर की उपाधि, टाइटल किस कुषाण राजा ने लिया, किस कुषाण रूलर ने लिया, वो था कनिष्क। अच्छा, ये कौन से देश की उपाधियां हैं, ये रोमन देश की उपाधियां हैं। कौन सा, रोमन देश के राजाओं की,
रोमन देश के राजाओं की उपाधियां हैं, याद रखिएगा, सीजर व कैसर। ठीक है, इनकी भी बात खत्म, इतना ही पढ़ना है। इसके बाद वासुदेव, ये अंतिम महान कुषाण वंश के सम्राट होते हैं। ठीक है, वासुदेव का नाम याद रखिएगा, प्रथम और अंतिम। बात ये हो गई। अब थोड़ा महत्वपूर्ण 4 फैक्टों के बारे में जानते हैं। सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के, सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के जो जारी करवाए वो एकमात्र कुषाण राजा थे। हाईएस्ट गोल्ड कॉइन्स वेयर इशूड एंड कॉपर कॉइन, ताम्र मुद्रा या कहें तांबे के सिक्के एवं सोने के सिक्के जो सर्वाधिक मात्रा में जारी करवाते हैं वो कौन थे? कुषाण राजा थे, कुषाण डायनेस्टी के रूलर थे। अच्छा, जो स्वर्ण सिक्का था, सोने का सिक्का, उसको कितने का था? वो 124 ग्रेन का था। कितने ग्रेन का था? 124 ग्रेन का सोने का सिक्का था। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे बड़ी एक और उपलब्धि कि कुषाण डायनेस्टी के राजाओं ने रेशम मार्ग तक अधिकार कर लिया था। रेशम मार्ग अर्थात सिल्क रूट मित्रों, जो कहां से? चीन से रोम देश को जोड़ता है। इधर चीन से इधर रोम को, तो चीन और रोम को जोड़ने वाला देश जो भारत के तो ये जो था ये यहां से गुजरता था। ठीक है, ये कई दिशाओं में था। ये जो सिल्क रूट था ये कई दिशाओं में जाता था, लेकिन स्टार्टिंग यहां से चीन से। तो ये जो आपका सिल्क रूट है, यहां पर कुषाणों ने अधिकार कर लिया था, अर्थात सिल्क रूट पर भी अधिकार कर लिया। ठीक है, और यहां पर इन्होंने नई भारतीय बस्तियां, भारत की ओर से नई बस्तियां, व्यापारिक बस्तियां स्थापित करते हैं। ठीक है, उपनिवेश के रूप में। तो ये बात हो गई कुषाणों की। अगली बात है कुषाणों के संदर्भ में, अगली बात है, हाँ, तो रेशम मार्ग पर, सिल्क रूट पर अधिकार था इनका। ठीक है, राइट ओवर द सिल्क रूट। अच्छा, रेशम निर्माण की जो तकनीक है, जो रेशम निर्माण करने की तकनीक है, सिल्क प्रोड्यूसिंग टेक्निक जो है, इसका जन्म, इसका बर्थ जो हुआ है, सिल्क निर्माण की तकनीकी, सिल्क प्रोड्यूसिंग जो टेक्निक है वो सबसे पहले चीन में सामने आती है, चीन में जन्म लेती है। ठीक है, काली मिर्च के बारे में एक फैक्ट है कि जो कुषाण राजा थे, कुषाण राजा काली मिर्च को यवन प्रिय कहते थे। काली मिर्च अर्थात ब्लैक पेपर को यवन प्रिय कहते थे, या लाइकेबल। ठीक है, लाइकेबल मतलब ज्यादा पसंद करने वाली चीज, ज्यादा पसंद की जाने वाली चीज को प्रिय कहते हैं, लाइकेबल कहते हैं। तो काली मिर्च को अर्थात ब्लैक पेपर को यवन प्रिय कहते थे। ठीक है, उनका प्रिय बना था ये काली मिर्च। तो ये बात हो गई कुषाण डायनेस्टी की। इस प्रकार हमने फॉरेन डायनेस्टियों की बात कर ली, जो कि इंडो ग्रीक थे, शक थे, पहलव थे और कुषाण हो गए। इसके बाद जो हमारा नया पार्ट होगा मित्रों, इसके बाद जो नया पार्ट होगा वो भारतीय शासकों से होगा, है ना। इंडियन जो रूलर थे उनकी बात करूंगा, जिसके अंतर्गत आपके ब्राह्मण वंश आते हैं, ब्राह्मण डायनेस्टी, जैसे शुंग डायनेस्टी, कण्व वंश, सातवाहन वंश और वाकाटक वंश। इन वंशों की बात करूंगा। अभी इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो बताइए, कमेंट बॉक्स पर टिप्पणी करिए। कोई भी तथ्य गलत लगता है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स पर बताया करें और उसका उत्तर भी दें, और मैं भी पूर्ण प्रयास करूंगा कि गलत तथ्यों को सत्य में परिवर्तित किया जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में भारतीय शासकों के साथ, अर्थात ब्राह्मण वंशों के साथ। पहला टॉपिक होगा शुंग वंश। कौन सा? शुंग डायनेस्टी। तो तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए और आनंद से रहिए।